5 महीने लगे थे इंडियन टीम को अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमाने में। 2007 इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे इवेंटफुल ईयर्स में से एक था। इस साल हुए 2 वर्ल्ड कप्स, एक ओडीआई वर्ल्ड कप और एक T20 वर्ल्ड कप। और इन 2 वर्ल्ड कप्स के बीच इंडियन क्रिकेट ने अपनी जर्नी के लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट्स को एक्सपीरियंस किया। साल के शुरुआत में जो खिलाड़ी अपने ही देश के दुश्मन लग रहे थे, वो साल के एंड होते होते नेशनल हीरोज बन गए। ये कहानी है क्रिकेट की सबसे बेहतरीन और एक्साइटिंग कमबैक की, और कहानी है 24 साल बाद जीती गई इंडियन टीम के लिए एक आईसीसी ट्रॉफी की। आइए मैं आपको फ्लैशबैक के जरिए 2007 की T20 वर्ल्ड कप में लेकर चलता हूं, जहां इंडियन टीम को मिली अपनी खोई हुई होप और ग्लोरी। इस वर्ल्ड कप से इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ बदलने वाला था। इंडियन क्रिकेट की रिस्पेक्ट, इंडियन क्रिकेट का परसेप्शन और इंडियन क्रिकेट की तकदीर। T20 वर्ल्ड कप की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि आखिर ये T20 वर्ल्ड कप इतना जरूरी कैसे बना, और जो कमबैक इंडियन टीम ने इस वर्ल्ड कप के जरिए करा, क्यों वो एक एपिक कमबैक था और इंडियन टीम के लिए बेहद जरूरी भी था। तो सितंबर 2007 में T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से 5 महीने पहले मार्च के महीने में ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। और ये ओडीआई वर्ल्ड कप इंडियन टीम की वर्स्ट परफॉर्मेंस विटनेस करता है, जहां इंडियन टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। इससे इंडियन फैंस बहुत डिसअपॉइंट हुए थे और इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी अपने लोएस्ट फेज से गुजर रही थी। सबकी डिमांड्स उठने लगी कि अब टीम में बदलाव होना चाहिए। इसलिए अगले 5 महीनों में इंडियन टीम एक मेजर ट्रांजिशन फेज से गुजरती है। पहला सबसे बड़ा चेंज जो टीम में हुआ वो ये था कि ओडीआई टीम के सीनियर प्लेयर्स ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था। ये सीनियर प्लेयर्स थे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली। जो सीनियर प्लेयर्स उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के पिलर्स माने जाते थे, आखिर क्यों उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया? इसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि तेंदुलकर, द्रविड़ और गांगुली अब तक एक आईसीसी ट्रॉफी भी नहीं जीत पाए थे, और ऐसे में वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही सही, पर यंगर जनरेशन के प्लेयर्स को मौका देना चाहते थे। T20 फॉर्मेट उस वक्त पर बिल्कुल नया था और इंडियन मैनेजमेंट की यही सोच थी कि वो एक यंग और फ्रेश टीम इस टूर्नामेंट के लिए भेजें, ताकि इन यंग प्लेयर्स का गर्म खून और जोश इस नए फॉर्मेट में इंडिया को जीत दिला सके। इसलिए जब स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई, तब कैप्टन से लेकर प्लेयर्स तक बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। ये स्क्वाड भी बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही थी, जहां बैटिंग लाइनअप में थे गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, MS धोनी और रोहित शर्मा। बॉलिंग में थे पीयूष चावला, जोगिंदर शर्मा, यूसुफ पठान, इरफान पठान, अजित अगरकर, हरभजन सिंह, RP सिंह और श्रीशांत। ये टीम इतनी फ्रेश थी कि रोहित शर्मा और यूसुफ पठान इसी वर्ल्ड कप से अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले थे। इस टीम के प्लेयर्स की एवरेज एज थी 23 ईयर्स, जो कि एक वर्ल्ड कप प्लेइंग स्क्वाड के लिए काफी यंग है। आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो 2024 की T20 वर्ल्ड कप में जो इंडियन टीम खेलने गई हुई है, उस टीम की एवरेज एज है 30 ईयर्स। इस यंग टीम की कैप्टनसी दी गई 26 साल के MS धोनी को, जिन्होंने गेट गो से ही अपनी लीडरशिप स्किल्स को प्रूव करना शुरू कर दिया था। टीम के कोच अब ग्रेग चैपल नहीं बल्कि लालचंद राजपूत थे, और ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आखिर क्यों ग्रेग चैपल को कोचिंग ड्यूटी से हटाया गया था। इंडियन टीम की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी कि उन्हें दब के या फिर रुक के बिल्कुल नहीं खेलना है और हर मूवमेंट में अग्रेशन दिखाना है। कुछ सालों बाद युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के पास कुछ भी खोने को नहीं था, तो जितना हो सके उन्हें एग्रेसिव होकर खेलना था। इस वर्ल्ड कप में टोटल 12 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी और इन 12 टीम्स को 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। फिर हर ग्रुप की 2 टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती और फिर वहां से टूर्नामेंट आगे बढ़ता। इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा स्कॉटलैंड और पाकिस्तान थी। पहला मैच इंडिया का स्कॉटलैंड के खिलाफ था, जो बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, लेकिन इंडिया का अगला ही मैच अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ था। और इस मैच के लिए कितनी हाइप रहती है ये तो आप जानते ही हैं। इस मैच के सेंटिमेंट्स इन 2 देशों के लिए स्पोर्ट से कई ज्यादा होते हैं, और स्पेसिफिकली इस मैच में तो ऑडियंस को और ज्यादा मसाला मिलने वाला था, क्योंकि इस मैच में जो हुआ वो अपने आप में ही क्रिकेट का एक बड़ा ही रेयर इंस्टेंस था। ये मैच खेला जा रहा था साउथ अफ्रीका के डरबन शहर के किंग्समेड ग्राउंड में। इंडिया टॉस जीतती है और पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। कैप्टन MS धोनी को भी नहीं पता था कि उनका ये फैसला आगे चलकर उन्हीं पे भारी पड़ने वाला था। पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद आसिफ आते हैं और इंडिया के बैटिंग लाइनअप पे कहर बरसाना शुरू कर देते हैं। अपने ओपनिंग स्पेल में वो दोनों इंडियन ओपनर्स गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की इंपॉर्टेंट विकेट्स ले लेते हैं। इंडिया देखते ही देखते अब अपनी बैटिंग में स्ट्रगल करता दिख रहा था, और 20 ओवर के एंड में जैसे तैसे इंडिया बोर्ड पर 141 रन लगाती है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है रॉबिन उथप्पा की हाफ सेंचुरी का। अब पाकिस्तान की बैटिंग आती है और इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान को 142 का टारगेट अचीव करना था, और सभी को लग रहा था कि पाकिस्तान ये टारगेट बड़ी ही आसानी से अचीव कर लेगा। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है और पाकिस्तान की बैटिंग इंडियन बैटिंग की तरह ही कोलैप्स करना शुरू कर देती है। पाकिस्तान की बैटिंग में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं और 19th ओवर तक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 12 रन की जरूरत होती है, और ऐसे में क्रीज पर खड़े होते हैं पाकिस्तानी कैप्टन मिसबाह-उल हक, जो अब तक 43 रन बना चुके थे। अब आखिरी ओवर में इंडियन टीम को 12 रन डिफेंड करने थे, और ऐसे में कैप्टन MS धोनी बॉल थमाते हैं यंग श्रीशांत के हाथों में। ओवर की दूसरी बॉल पर मिसबाह एक चौका लगा देते हैं, और फिर इसी तरह ओवर की चौथी बॉल पर भी पाकिस्तान के लिए एक बाउंड्री आती है।
और इस तरह पाकिस्तान का स्कोर इंडिया के इक्वल हो जाता है और अब आखिरी 2 बॉल में पाकिस्तान को सिर्फ 1 रन बनाना था। और यहाँ पर आया कैप्टन MS धोनी का अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट। अब कैप्टन MS धोनी की फील्ड प्लेसमेंट और श्रीसंत की बॉलिंग ही इस मैच को बचा सकती थी। 5वीं बॉल श्रीसंत ने डॉट बॉल डाली और अब मैच आखिरी बॉल पर आ गया था और आखिरी बॉल पे युवराज सिंह की बेहतरीन फील्डिंग की वजह से मिसबाह-उल हक रन भागते हुए आउट हो गए और इस तरह यह मैच टाई हुआ। लेकिन रुको, अब आता है इस मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हाँ, वो ICC का बोल्ड आउट रूल, जिसमें एक बॉलर को आकर खाली स्टंप्स पर विकेट हिट करनी थी और अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल रहता तो उसकी वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल मानी जाती। दोनों टीम्स को इसके 5-5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे और जो टीम सबसे ज्यादा बार विकेट सेट करेगी वही बनेगी विनर। इसका कॉन्सेप्ट आप फुटबॉल की पेनल्टी शूटआउट जैसा समझ सकते हो। अब जब वक्त बॉल आउट का आया तो सबको पता था कि पाकिस्तान के बॉलर्स कितनी एक्यूरेट और खतरनाक बॉलिंग करते हैं, तो सबको लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में बॉल आउट रूल की वजह से बाजी मार लेगी। लेकिन यहाँ पर काम करता है कैप्टन कूल MS धोनी का दिमाग, जो इस ट्रिकी सिचुएशन को अपनी तेज बुद्धि से सॉल्व करते हैं। पहली अटेम्प्ट के लिए वो बॉल थमाते हैं वीरेंद्र सहवाग के हाथों में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉकर था कि आखिर ऐसे बॉलिंग के कॉन्टेस्ट में टीम में बॉलर्स के होते हुए वीरेंद्र सहवाग को बॉल क्यों थमाई जा रही है। खैर, MS धोनी की स्ट्रैटेजी को तो MS धोनी ही समझ सकते हैं। उसके बाद वो स्टंप्स के पीछे बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में बैठ जाते हैं, जिससे बॉलर को विकेट पर एम करना आसान हो जाए। उनकी ये टैक्टिक काम करती है और सहवाग स्टंप्स को हिट कर देते हैं। फिर आते हैं पाकिस्तान के यासिर अराफत और वो स्टंप्स को मिस कर देते हैं। फिर हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा इंडिया के लिए दोनों बार विकेट छटकाते हैं और पाकिस्तान के लिए उमर गुल और शाहिद अफरीदी दोनों ही विकेट्स को मिस कर देते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह थी कि इन तीनों बार MS धोनी अपनी टैक्टिक के हिसाब से बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में बैठे थे, वहीं पाकिस्तानी कीपर तीनों ही बार स्टंप से थोड़ा हटकर खड़े हुए थे। इस यूनिक प्रतियोगिता में MS धोनी का यूनिक सोल्यूशन ही काम आया और कुछ इस तरह इंडिया ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को जीत लिया। इस मैच को जीतने के साथ ही इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई, जहां पर इंडिया के ग्रुप में जो 3 टीम्स आई वो रही न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। अब इंडिया के लिए आने वाले सभी मैचेस बहुत मुश्किल रहने वाले थे, क्योंकि एक फैक्टर ये भी था कि ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था। सुपर 8 राउंड की शुरुआत होती है और इंडिया चेस करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच हार जाती है। 191 के टारगेट को चेस करते हुए सहवाग और गंभीर इंडिया को एक अच्छी शुरुआत देते हैं, जहां गंभीर 33 बॉल्स में 51 बनाते हैं और सहवाग 17 बॉल्स में 40। लेकिन उनके बाद कोई भी बैट्समैन स्कोर को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाता और इंडिया 20 ओवर्स के एंड में 10 रन से मैच गंवा देती है। सुपर 8 स्टेज पर यह लॉस इंडिया के लिए एक बड़ा लॉस था और इसने इंडिया के सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई करने के चांसेस को भी काफी अफेक्ट कर दिया था। अब मानो या ना मानो, लेकिन इंडिया का बचा हुआ हर मैच अब एक नॉकआउट मैच था। अब आता है वो मैच जिसकी आज तक मिसाल दी जाती है और यहाँ पर बनता है वो रिकॉर्ड जो युवराज सिंह को रातों रात एक आइकॉन बनाने वाला था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, सितंबर 19, 2007। डरबन का किंग्समेड स्टेडियम एक वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट विटनेस करने वाला था। इंडिया पहले बैटिंग करती है और ओपनर्स गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग इस बार भी टीम को एक मजबूत शुरुआत देते हैं। पहले 14 ओवर्स में एक भी विकेट नहीं गिरती और गंभीर के 58 और सहवाग के 68 स्कोर को 129 तक ले जाते हैं। 15वें ओवर में सहवाग आउट होते हैं तो ऐसे में उथप्पा आते हैं। फिर अगले ओवर में गंभीर की विकेट गिरती है तो धोनी आते हैं और फिर उसके अगले ओवर में भी जब उथप्पा की विकेट गिरी तो ग्राउंड में आता है एक शेर, पंजाब का शेर, 26 साल के युवराज सिंह। और अब जो होने वाला था उसको फिर कोई कभी रिपीट नहीं कर पाया। कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए क्रिकेट के ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होने वाला था। युवराज ने अपनी पहली 6 बॉल्स में 14 रन बनाए और अब शुरुआत हुई 19वें ओवर की, जहां बॉल डालने आए स्टुअर्ट ब्रॉड और इस ओवर की 6 बॉल्स पर युवराज सिंह ने लगातार 6 सिक्सेस लगाए और एक हिस्टोरिकल अनब्रेकेबल जैसे दिखने वाला रिकॉर्ड बना दिया। वैसे इस मोमेंट में क्या हुआ ये तो हर इंडियन क्रिकेट फैन अच्छे से जानता है, लेकिन मैं आपको थोड़ी एक डिटेल की बात बताता हूँ कि आखिर युवराज सिंह के वो 6 सिक्सेस इतने सिग्निफिकेंट क्यों थे। दरअसल T20 वर्ल्ड कप शुरू होने के कुछ दिन पहले ही इंडिया इंग्लैंड जाकर एक ODI टूर खेल रही थी, जिसके एक मैच में इंग्लैंड के दिमित्री मैस्केरेनस ने युवराज सिंह के ओवर में 5 छक्के लगातार लगाए थे, जो युवराज सिंह की बॉलिंग के लिए एक इंसल्ट जैसा था। तो इसका बदला लेते हुए युवराज सिंह ने वो 6 सिक्सेस का कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ करा, जिसका नतीजा तो हम सबके सामने ही था। युवराज सिंह ने 2 फोर्स और 7 सिक्सेस की मदद से केवल 12 बॉल्स में अपनी 50 पूरी करी, जो कि आज भी T20 इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है। इंडिया इस हेरोइक के बाद अपने 20 ओवर्स में 218 रन बनाती है। जवाब में इंग्लैंड भी कोशिश तो पूरी करती है, लेकिन 18 रन से शॉर्ट रह जाती है और इस तरह इंडिया वो मैच जीत जाता है। इस मैच को तो कई लोग भूल चुके होंगे, लेकिन युवराज सिंह के उन 6 सक्सेस को भुलाना जरा मुश्किल है। इंडिया का अगला मैच होस्ट टीम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था और साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में अभी तक अनडिफीटेड चल रही थी, तो ये मुकाबला इंडिया के लिए जरा मुश्किल रहने वाला था। और अगर इंडिया को सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना था तो इंडिया को हर हाल में ये मैच जीतना ही था। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और ऐसे में साउथ अफ्रीका इंडिया के टॉप ऑर्डर को अपने चंगुल में फांस लेती है।
जहां इंडिया का स्कोर एक वक्त पर 61 फॉर 4 विकेट्स हो चुका था, जहां फैंस की भी सेमीफाइनल को लेकर उम्मीदें डगमगाने लगी थी। लेकिन ऐसे में इंडियन टीम का सहारा बनकर आती है रोहित शर्मा और MS धोनी की पार्टनरशिप, जहां रोहित शर्मा अपनी पहली इंटरनेशनल 50 लगाते हैं और MS धोनी इस मैच में 45 बनाते हैं। इस तरह इंडिया का स्कोर एक डिसेंट टोटल 154 तक पहुंचता है, जिसे डिफेंड करने में इंडियन टीम को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बॉलिंग करने RP सिंह आए तो उन्होंने एक के बाद एक साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की विकेट ली और उन्हें वापस पवेलियन भेजना शुरू कर दिया, जहां RP सिंह ने इस मैच में अपना 4 विकेट हॉल हासिल किया था। साउथ अफ्रीका को सिर्फ 113 रन पर ही रोक दिया गया और इस तरह इंडियन टीम ने मैच जीता और खुद को सेमीफाइनल्स में ला खड़ा कर दिया। अब आता है सेमीफाइनल्स, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सामने थी। ऑस्ट्रेलिया उस एरा में एक अलग ही मजबूत फोर्स थी, जिससे कोई भी टीम टक्कर लेने से डरती थी। मल्टीपल वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था, जहां कई बार तो ओपोनेंट टीम्स उनसे इंटिमिडेट होकर ही मैच हार जाती थी। इस टीम में एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, ब्रैड हॉज, एंड्रयू साइमंस, माइकल हसी, ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन जैसे धुरंधर थे, जो सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो अपने दम पर ही मैच पलटते हैं। देखो, अब तक इंडियन टीम जीत तो रही थी, लेकिन स्पेसिफिकली इस मैच के लिए देश भर से क्रिकेट फैंस डरे हुए थे। इस मुश्किल मुकाबले में जहां सभी ऑस्ट्रेलिया से डरे हुए थे, वहां पर सिर्फ एक प्लेयर ऐसा आया जिसने ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें मिलाकर उन्हें टक्कर दी और ऐसी फॉर्म दिखाई कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज भी फेल हो गए। इंडिया टॉस जीतती है और पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। इंडिया की शुरुआत काफी बुरी रहती है और इंडिया अपने दोनों ओपनर्स 8 ओवर्स में गवाकर 40 रन फॉर 2 विकेट्स के स्कोर पर खड़ी होती है। लेकिन फिर क्रीज पर आते हैं युवराज सिंह, द विंटेज युवराज सिंह, और रन्स का अंबार लगाना शुरू कर देते हैं। युवराज सिंह एक प्रॉपर T20 स्टाइल में 70 रन्स ऑफ 30 बॉल्स की नॉक खेलते हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 233। अगर उस मैच में कोई भी ऑसीज को मुंह तोड़ जवाब दे सकता था तो वो थे हमारे यूवी पाजी। उनकी बदौलत इंडिया का टोटल 188 तक पहुंचता है और अब इंडिया को हर हाल में ये टोटल डिफेंड करना था। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो मैच के हर पॉइंट पे उनकी विकेट्स गिरती रही और मैच इंडिया के पाले में ही दिख रहा था। हाँ, मगर एक पॉइंट पे मैथ्यू हेडन और एंड्रयू साइमंस की साझेदारी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को जीत की तरफ ले जा रही थी। इनके 5 ओवर्स तक आते आते ऑस्ट्रेलिया को महज 52 रन ही चाहिए थे, लेकिन लास्ट ओवर तक ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर जाती है और इंडिया वो मैच 15 रन से जीत लेती है। और इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच युवराज सिंह को मिलता है। मैच के एंड में धोनी ने कहा कि इस मैच में हम बिना किसी डर के खेले। हमारे बॉलर्स जैसे जोगिंदर शर्मा के लिए भी कहा जा रहा था कि वो बहुत रन खाएंगे, लेकिन उन्होंने भी संयम से बॉलिंग डाली और 2 विकेट्स भी ली। अगर हम इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बिना किसी डर से खेलेंगे तो हम और ज्यादा मैचेस जीतेंगे। वहीं युवराज सिंह ने कहा कि वो अपनी इस मैच जैसी परफॉर्मेंस को फाइनल में भी रिपीट करना चाहेंगे। युवराज सिंह, जोगिंदर शर्मा से लेकर RP सिंह तक, श्रीशांत से लेकर गौतम गंभीर तक, सभी प्लेयर्स ने अपनी एडी चोटी का जोर लगाया और MS धोनी की लीडरशिप में इस टीम को फाइनल तक पहुंचाया। और इस लास्ट स्टेज पर इंडियन टीम के सामने खड़ी थी उन्हीं की आर्च राइवल्स, जिन्हें वो 9 दिन पहले ही हरा कर आ रहे थे, पाकिस्तान। अब मानो या ना मानो, लेकिन पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में थी तो रेड हॉट फॉर्म में। उस पहली हार के बाद शाहिद अफरीदी और पूरी पाकिस्तान 11 ने काफी बेहतर परफॉर्म करा और अपनी जगह इस फाइनल में बनाई। ये तो ऑन द फील्ड की बात थी, लेकिन जो ऑफ द फील्ड हमें इंडिया पाकिस्तान का माहौल देखने को मिल रहा था वो नेक्स्ट लेवल था। ये मैच मानो T20 का किंग डिसाइड करने वाला था कि आखिर T20 का एताज कौन सी टीम के सर पर होगा। जहां एक तरफ दोनों टीम्स बिल्कुल तैयार थी, वहीं पर उस दिन आए 32,000 फैंस भी अपने देश को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। मैच शुरू होता है और महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस को देखते हुए टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। इस मैच में सहवाग की जगह पर यूसुफ पठान को गंभीर के साथ ओपनिंग के लिए उतारा गया, लेकिन यूसुफ सिर्फ 15 रन बनाकर ही आउट हो गए। फिर उथप्पा आए और वो भी सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट चले। अब युवराज आए, कुछ ओवर्स टिके, लेकिन कहीं भी यूवी को उनके हाथ खोलने का मौका नहीं मिला और उमर गुल को एक शॉट मारते हुए वो कैच आउट हो गए। 13 ओवर्स हो गए थे और इंडिया के 100 रन भी पूरे नहीं हुए थे। धोनी आए और वो भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इस फुल ऑन प्रेशर वाले फाइनल मैच में इंडियन टीम के विकेट्स का सिलसिला यूं ही चलता रहा। प्लेयर्स आते थे और जाते थे, लेकिन ग्राउंड में एक चीज थी जो पूरे वक्त कांस्टेंट रही और वो थे गौतम गंभीर। गौतम गंभीर अपनी स्ट्राइक को संभालते हुए, साथ में रन बनाते हुए इस फाइनल मुकाबले में अड़े रहे और गंभीर ने अपने करियर की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट पारी खेली, जहां गंभीर ने 75 रन बनाए, जो कि इस टफ प्रेशर गेम में एक बहुत बड़ी बात थी। गंभीर के यही इन द प्रेशर नॉक्स उनके करियर को एक सुपरस्टार करियर बनाते हैं। इन्हीं मैचेस से एक प्लेयर बड़ा प्लेयर बनता है। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी एक अच्छी पारी खेली, जहां उन्होंने अनबीटन 30 रन बनाए। इंडिया 20 ओवर्स के बाद 157 का टोटल बनाती है और उस वक्त पर कमेंटेटर्स भी ये देखकर कह रहे थे कि दिस टोटल माइट नॉट बी इनफ। पाकिस्तान चेज करने आती है और 15th ओवर तक पाकिस्तान स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी। इनकी 24 बॉल्स यानी डेथ ओवर्स में पाकिस्तान को जीतने के लिए 52 रन चाहिए थे और टारगेट अब इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन तभी 16वें ओवर में मिसबाह उल हक हरभजन सिंह को 3 छक्के लगा देते हैं और सारा मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड टू 19th ओवर, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने के लिए बस 13 रन चाहिए थे, लेकिन इस वक्त तक उनके 9 विकेट्स गिर चुके थे। बॉलिंग डाल रहे थे जोगिंदर शर्मा और अगला शॉक इंडियन टीम को तब लगा जब 5th बॉल पे मिसबाह ने एक और छक्का लगा दिया
और अब गेम बस फॉर्मेलिटी के लिए ही बचा था। मगर उसके बाद जो कमबैक हुआ वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में अब तक याद किया जाता है। नेक्स्ट बॉल पे मिसबा एक लैप शॉट खेलने के चक्कर में श्रीशंत को कैच थमा देते हैं और कुछ इस तरह इंडिया 24 साल बाद एक आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत जाती है और इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम करती है। MS धोनी ने अपने पहले ही कैप्टनसी बाउट से सबको ये दिखा दिया था कि ही मींस बिजनेस, और वो यहाँ सिर्फ खेलने नहीं बल्कि डोमिनेट करने आए हैं। उनकी लीडरशिप इतने कम समय में हर जगह छा गई थी। ड्रेसिंग रूम से लेकर देश के हर कोने तक सेलिब्रेशंस हर जगह दिख रहे थे और पूरा देश MS धोनी लेड इंडियन टीम में एक बार फिर विश्वास दिखा रही थी। दोस्तों यही थी वो फ्लैशबैक मोमेंट्स 2007 टी20 वर्ल्ड कप के। अभी 2024 में भी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और उसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि वो वापस से एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने क्रिकेट फैंस के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी याद आ सके कि 2007 में किस तरह से इंडियन टीम टी20 वर्ल्ड कप जीती थी। धन्यवाद।